Hello student, this is part 3rd of chapter 1, the Indian Constitution. In this part we read about law and the constitution. We need a constitution to govern a country efficiently. किसी भी country को efficiently या प्रभावशील बनाने के लिए constitution बनाए गए to ensure that the concentration of the power is not confined to just one body. The constitution has divided the government into 3 different organs. देखिए जो constitutions है उसने गवर्नमेंट को 3 अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है. दे आर द फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर. जो फर्स्ट ऑर्गन है इट्स कॉल्ड द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ. द लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर होती है उसका मेन वर्क होता है मेक्स द लॉ, लॉ को बनाना. सेकंड ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ. लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? द एग्जीक्यूटिव. एंड थर्ड ऑर्गन इज द जुडिशियरी इन्फोर्स द लॉ. और यदि कोई व्यक्ति लॉ और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको फोर्स करके उनको फॉलो करवाने का काम द जुडिशियरी करती है. तो ये 3 ऑर्गन्स है. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज द जुडिशियरी. All 3 organs of the government, including ordinary citizens, derive their powers and authority from the constitution. देखिए इन 3 organs के थ्रू ही हम गवर्नमेंट किसी भी जो सिटीजन्स होते हैं वह अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल टू एक्ट अगेंस्ट इट. इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन allocates power to different organs of the government and also restrict them. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. उसने किसी भी एक पार्ट को पावरफुल ना रख के जो पावर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी ताकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक नागरिक को ईच एंड एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट. दीज राइट्स आर इंडीडेड फॉर द कंप्लीट अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. देखिए इसके तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना खुद का डेवलपमेंट बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकता है. Rights refer to the legal, social, moral freedom or privileges granted to us by the Constitution so that we can live our life with dignity. और यह इस फ्रीडम के कारण, इस स्वतंत्रता के कारण प्रत्येक ह्यूमन बींग्स, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का है, अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ एंजॉय कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड अस सर्टेन राइट्स बट ओनली सम ऑफ दीज आर एब्सोल्यूट while some are not. देखिए इसीलिए जो हमारा संविधान है उसने हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. These are absolute while some are not. First of all we read absolute right. These are the rights that can never be limited or restricted whatever the circumstances are, even in a state of war or emergency. For example, the right not be tortured or treated in any inhuman or degrading way, regardless of the circumstances, is an absolute right. देखिए एब्सोल्यूट राइट का मतलब यह है कि जो राइट्स आपको संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वह इमरजेंसी के दौरान, जब हमारी कंट्री वॉर में जो सफ़र करती है उस समय इमरजेंसी लगा दी जाती है. इमरजेंसी के दौरान कोई भी ह्यूमन बींग्स या उस देश का नागरिक अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता. नॉन एब्सोल्यूट राइट, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नॉन एब्सोल्यूट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए suspension of fundamental rights during certain circumstances. However, such a suspension automatically ends when the situation cases or when the president order it. For example, the right of liberty, freedom of expression and the right of peaceful enjoyment of possessions can be suspended during the time of an emergency. Emergency is a situation in which the head of the state assumes extraordinary power to define the state from external
threats and the maintained law and order within the country. Emergency was declared in India only once in 1975 by the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. देखिए इसके थ्रू क्या होता है कि जब देश में इमरजेंसी के हालात बनते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन बनती है, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ पीसफुल एंजॉयमेंट, तो ये जो राइट्स हैं ये आपसे ले लिए जाते हैं। और भारत में ऐसी कंडीशन केवल एक टाइम पर आई थी इन 1975 में, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ एंड डिसेंट। डिसएग्रीमेंट विद or opposing a law is also called dissent. At time it happens that we do not agree with certain law that curtail our freedom. We display our anger by protesting against these law in various ways. Let's discuss about two major protest movement. देखिए, लॉ ऑफ डिसेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यदि कोई लॉ बना दिया गया या कोई बिल पारित कर दिया गया, लेकिन वह बहुत सारे सिटीजन्स को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं। और अभी तक ऐसे बहुत सारे एक्ट पास हुए जिनका विरोध पब्लिक ने किया है। उनमें से इम्पोर्टेंट है प्री 1947 एगिटेशन, द सॉल्ट सत्याग्रह। In 1929 Indians protest against the British government salt act. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्ट एक्ट पारित किया गया था। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट, और इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिटेड किया गया था कि जो इंडियंस है वह ना तो सॉल्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको सेल कर सकते हैं। दे वर फोर्स्ड टू बाय सॉल्ट बाय पेइंग ए हैवी सॉल्ट टैक्स। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या करना होगा, उसे पेइंग अ हैवी सॉल्ट टैक्स, उसे सॉल्ट टैक्स देना होगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अ मूवमेंट वाज लॉन्च टू वायलेट द सॉल्ट टैक्स। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया। दिस एक्ट ऑफ डिसेंट कम टू बी नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च, और इसको क्या नाम दिया गया, सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च। महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रहीज ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टू दांडी इन गुजरात टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब इस एक्ट के जो ये मूवमेंट था, इसमें क्या हुआ, जो गांधी जी और इनके जितने भी सत्याग्रह थे, इनके फॉलोअर थे, उन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया। कहाँ से, साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी नामक स्थान तक। इसलिए ब्रेक द सॉल्ट लॉ, और सॉल्ट पर जो कानून बनाया गया था, नमक कानून बनाया गया था, उसे तोड़ने के लिए ही अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स लिफ्टेड रॉ सॉल्ट इलीगली। However, the salt tax was not repealed. Nevertheless, the salt march concluded at Dandi on 6th April 1930 is viewed as the powerful act and peaceful dissent. देखिए इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी और उनके फॉलोअर ने इस एक्ट का विरोध किया और इस पावरफुल एक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, इनको मानने से मना कर दिया। Demonstrate this right to peace against the law believed to be unjust is granted to all citizens living in a democratic country। और उनका मानना था कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इस तरह का जो कानून है या अनजस्ट है या अन्यायपूर्ण है। दिस एगिटेशन वाज पोस्ट 1947, या जो एगिटेशन था या फ्रीडम के बाद का था 1947। द चिपको मूवमेंट, इन हिंदी द वर्ड चिपको मीन्स टू स्टिक और टू हग। देखिए हिंदी में चिपको का मतलब होता है किसी चीज को हग करना या किसी चीज से स्टिक होना, चिपकना। द चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च इन द 1970s। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। देखिए जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का मेन मोटो था ट्रीज और फॉरेस्ट जो कि काटे जा रहे थे, डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करना। द विलेजर्स यूज्ड टू हग टू ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वुड कटर्स हु केम फ्रॉम मैनी लंबर्स कंपनीज। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग अगेंस्ट द लंबरमेन हु वर टेकिंग अवे टू लाइवलीहुड
of the local villagers by cutting down the forest. In the process they were also destroying the natural resources of the forest, thus disturbing the whole ecological balance. देखिए इस मोमेंट में क्या हो रहा था कि जो कंपनीज आई थी ट्रीज को कट करने या जंगल को डिस्ट्रॉय करने, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने, तो जो आसपास के विलेजर्स थे उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया, उससे स्टिक हो गए और उन्होंने काटने से मना कर दिया कि आप हमारे जो इकोसिस्टम है या हमारा जो एनवायरमेंट है इसे आप हार्म नहीं पहुंचा सकते। इस तरह से उन्होंने जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब होने जा रहा था उसको रोका। द गोल ऑफ द मूवमेंट वाज द प्रिवेंट कमर्शियल फैलिंग ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया कि जो अपनी लाइवलीहुड थी और अपना एनवायरमेंट को जो हार्म पहुंचाया जा रहा था उससे प्रोटेक्ट किया। आफ्टर द 1970s अलकनंदा फ्लड, the government of Uttar Pradesh, now Uttarakhand, also realized that it is important to save the forest। देखिए उसके बाद क्या हुआ 1970s में जब अलकनंदा में बाढ़ आई, जो पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था लेकिन अब उत्तराखंड का पार्ट है, उस समय गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि वाकई में हमें फॉरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ट्रीज प्रोटेक्ट द टेराइन एंड द पीपल, सॉरी, trees protect the terrain and the people from calamities like flood. Since then commercial forest felling has been completely banned। और जब गवर्नमेंट ने यह रियलाइज किया कि इस तरह के एक्ट हमें नहीं करना चाहिए, यदि हम हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी कैलामिटीज मतलब आपदाओं से बच सकते हैं, जैसे कि फ्लड से, सूखे से। इस तरह से उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट फॉलिंग हैज बी कम्प्लीटली बैन, तो उन्होंने ट्रीज की कटाई पर कम्प्लीटली बैन कर दिया। दिस कंक्लूजन वी मे ड्रॉ फ्रॉम दिस इज दैट इफ अनजस्ट लॉ आर पास्ड पीपल विल इवेंचुअली protest against them, therefore laws must be created keeping in mind the need of the people। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स का मोटो था कि जब कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पास किया जाता है, यदि आपको लगता है कि वह अनजस्ट है, आपके लिए सही नहीं है, तो आपको इसका क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो लॉ है वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। देयरफॉर लॉज मस्ट बी क्रिएटेड कीपिंग द माइंड ऑफ नीड ऑफ द पीपल। इसलिए हमें हमेशा हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि जो लॉज है वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन।